हमारा जो टॉपिक है वो आज बड़ा थ्रेटनिक सा है। मतलब दिन तो बड़ा जुम्मा था बीमारी का, लेकिन टॉपिक हमारा बड़ा डिस्ट्रक्टिव है। एक प्लेन आपकी तरफ उड़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय जॉन पीटर के हवाले से। जॉन पीटर पोइट है हमारे, और पोइम का नेम है अ टेल ऑफ टू सिटीज। टेल कहते हैं स्टोरी को। ये स्टोरी है टू सिटीज की। कौन से वाले सिटीज है, इनको जरा एक नजर डाल के देखते हैं। ये जो टू सिटीज है, इनमें एक का नेम है हिरोशिमा और दूसरे का नेम है नागासाकी। ये दोनों जापान के सिटीज है। इन पे क्या हुआ है, अटैक हुआ है। कैसा, न्यूक्लियर अटैक हुआ है। और कब हुआ है, अगस्त 6 1945 पे हुआ था हिरोशिमा पर। और अगस्त 9 1945 पे नागासाकी पर अटैक हुआ। और इसके रिजल्ट के और अटैक हुआ क्या है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो बॉम्ब गिराए गए थे, उनमें जो हिरोशिमा पर गिराया गया है उसका नेम है लिटिल बॉय बॉम्ब का नेम है ये। और अफैटमैन जो है वो नागासाकी पर ड्रॉप किया गया था। अब ये हमारे पास 1945 का रेफरेंस है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी पोइम का जो बैकग्राउंड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1939 से 1945। इसका मतलब है ये फाइनल फेज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जिस वक्त ये अटैक हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि अटैक किया किसने। हुआ तो पता चल गया जापानीज पे हुआ है। उनके दो सिटीज थे, हिरोशिमा नागासाकी, जो कि वेल डेवलप्ड सिटीज थे, एरियाज थे। मगर करने वाले कौन है, अमेरिकन। अमेरिका जो कि सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है। और ये एक्चुअल में इस जंग का हिस्सा थी भी नहीं, वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये शामिल नहीं थे। लेकिन सडनली अनएक्सपेक्टेडली विदाउट एनी डिक्लेरेशन इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जापानीज के दो सिटीज जो थी वो डिस्ट्रॉय कर दिए। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 पे लिटिल बॉय वाज ड्रॉप्ड। और हिरोशिमा मोर देन 90% सिटी वाज कन्वर्टेड इनटू एशेस विद इन नो टाइम, विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई। इतना ज्यादा ये सीवियर हॉरिबल अटैक था कि 90% सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया। ह्यूमन बींग्स की डेथ हुई। इसके अलावा बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई, कल्चर, इकोनॉमी, सिविलाइजेशन, हर चीज का डाउनफॉल हो गया। और फिर सिर्फ इतना नहीं उन्होंने किया कि चलो इसी पे बस कर देते। अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने 3 दिन के बाद, just 3 days later, a fat where another nuclear bomb was dropped on Nagasaki. Nagasaki पर गिरा। 60,000 people perished, I mean died at the spot. और ये कहा जाता है कि विद इन 4 months 60 to 80,000 पीपल जो है उनकी डेथ हो गई थी। यानी इतना ज्यादा लाइफ लॉस हुआ, इतना सीवियर ये अटैक था। इस अटैक के रिजल्ट के तौर पर वहाँ के लोगों की कंडीशन कैसी थी, वहाँ की प्रॉब्लम्स कैसी थी, उन पर ये पूरी पोइम लिखी गई है। पोइम के अंदर हमें रेफरेंस के बाद चूंकि बात करनी होती है कॉन्टेक्स्ट की, उससे पहले जरा एक नजर डाल के देख लें कि इसमें कौन सी स्टोरी चल रही है। इन द पोइम अ टेल ऑफ टू सिटीज, द पोइट गिव्स अ मूवी डिस्क्रिप्शन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी डिस्ट्रॉयड बाय एटॉमिक बॉम्ब। एटम बम के रिजल्ट के तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इन दीज टू सिटीज ऑफ जापान हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी खत्म हुई। Huge buildings crumbled in a moment. Within no time, वो जो huge vast sky high buildings थी वो destroy हो गई। The life in markets, मार्केट में ये सुबह 8 बजे के करीब अटैक हुआ था। मार्केट्स में जो कोई भी कारोबार चल रहा था, बिजनेस था, एजुकेशनल सेंटर्स थे, स्कूल्स थे, कल्चरल सेंटर्स थे, और बिजनेस सेंटर्स थे, रेजिडेंशियल एरियाज थे, सडनली केम टू अ स्टैंड स्टिल। आई मीन डेड। हर चीज डेड हो गई, हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई। दिस वाज द एंड ऑफ ग्लोरियस सिविलाइजेशन ऑफ जापान। जापान के ये ग्लोरियस सिविलाइजेशन वाले दो सेंटर्स थे, हिरोशिमा नागासाकी, जो कि बिल्कुल एंड डिस्ट्रॉयड डैमेज्ड हो गए। पॉइंट जो है इस पोइम में कंडेम्ड करता है, क्रिटिसाइज करता है द अग्रेसर। अग्रेसर कौन है, जो कि गुस्से में कौन है, अमेरिकन, द अमेरिकन रेजिम। कि अमेरिका ने अपने गुस्से में, अपनी अग्रेशन, अपनी फ्यूरी में, फॉर देयर विकेड अग्रेशन, उन्होंने बड़ा विकेड बैड एक्शन लिया। बैड एक्शन क्या था, दे डिडंट केयर फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। उन्होंने इंसानों की
जो राइट्स है, प्रिविलेज है, उसकी केयर ही नहीं की। अब अनएक्सपेक्टेडली वॉर डिक्लेयर नहीं की जानी चाहिए, लेकिन अमेरिकन्स ने विदाउट एनी डिक्लेरेशन, यानी बिना बताए अटैक कर दिया जापानीज पे। तो पॉइंट जो है वो इस पोइम के अंदर अमेरिकन्स को कंडेम्ड करता है कि वैसे तो आप बड़ा बोल बोलते हैं कि हम तो बड़ी सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है, हम लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने वाले हैं, हम इस दुनिया के अंदर पीस लेके आने वाले हैं। तो ये कौन सा पीस है, ये कौन-सी सिविलाइज़ेशन है कि जिसमें उन्होंने बगैर बताए जापानीज़ के जो इनोसेंट पीपल है, चाहे वो बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, अमारात हैं, हर चीज़ तबाह कर दी, सिर्फ़ अपने गुस्से की वज़ह से। सो फाइनली द पोएट पेज़ अ ट्रिब्यूट, लेकिन इस पोएम के बिल्कुल लास्ट स्टैन्ज़ा में पोएट जो है वो ट्रिब्यूट पे करता है टू द विक्टिम्स। विक्टिम्स कौन है? शिकार होने वाले कौन थे? जापानीज़। हिरोशिमा और नागासाकी, वो वहाँ के लोगों को ट्रिब्यूट पे करता है। किस लिए करता है? दे सफर्ड ऑल पेन्स पेशेंटली एंड ब्रेवली, कि उन्होंने ये सारी मुश्किलात जो थी वो बड़ी पेशेंटली और करेजियसली फेस की। मतलब वो डिसहार्ट नहीं हुए, बेशक उनको तकलीफ हुई, लेकिन वो बिल्कुल डिप्रेस नहीं हुए। दे शोड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर शो की एंड डिटर्मिनेशन इन द ट्रेजिक सिचुएशन। इस तकलीफ की जो सूरत हाल थी, इसमें भी वो अपनी विल पावर, अपनी डिटर्मिनेशन को डाउन नहीं होने दिया, बल्कि बड़ी बहादुरी से वो सारी सिचुएशन को फेस किया। ये थी हमारी पोइम की आउटलाइन कि इस पोइम में हमने क्या क्या कुछ पढ़ना है। अब आ जाते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की तरफ, जो कि आपने याद करना होता है, क्योंकि ये आपके पेपर के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन में से 1 मार्क कॉन्टेक्स्ट का होता है। The poet describes the pains and pangs of the people of two cities of Japan who had to bear the ravages of atomic explosions by the Allied forces. ये जो Allied forces यानी अमेरिकन्स थे, इनके जो एटॉमिक अटैक है उसके रिजल्ट के तौर पर जापानीज को पेन और पैग फेस करना पड़े। But they proved themselves determined and emerged as a strong nation once again. लेकिन उन्होंने इस बात पे डिसहार्ट नहीं हुए, बल्कि अपनी डिटर्मिनेशन के साथ फर्दर अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू किया और दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पर आज दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। देयर पेशेंस बोर फ्रूट, उनका जो पेशेंस था, जो उनकी स्ट्रगल थी, बोर फ्रूट भी वो सक्सेसफुल हो गई। फ्रॉम द एशेज दे रोज टू हाइट्स एज अ बिग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड नाउ। हालाँकि उनकी इकोनॉमी जो है वो एशिस में कन्वर्ट कर दी, उसको डैमेज कर दिया गया, लेकिन उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लेके दोबारा अपनी कंट्री को इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड बना लिया। The poet asked the mankind to strive for a peaceful and harmonized society on the principles of equality and justice. पोइट है, इस पोइट के जरिए मैसेज दे रहा है कि इस दुनिया के तमाम कंट्रीज को, तमाम नेशंस को, कि हर किसी को इस दुनिया में स्ट्राइव एफर्ट करनी चाहिए कि वो एक पीसफुल, हार्मोनाइज्ड, बैलेंस सोसाइटीज डेवलप करे। किस चीज पे बेस करती है ये? इक्वालिटी पर, जस्टिस पर। पूरी दुनिया के अंदर जस्टिस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। हमें जितने भी इनोसेंट पीपल हैं उनको किल नहीं करना चाहिए। अपनी जंग में, अपने गुस्से में भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और इसके अलावा दिस पोइम इज अ कंडेमनेशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इस पोइम के जरिए पोइट ने क्रिटिसाइज किया है कि इस दुनिया में लोगों को पीसफुल एनवायरनमेंट रखने के लिए एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो यूज नहीं करने चाहिए। इस चीज को उसने कंडेम किया है, क्रिटिसाइज किया है। तो ये ओवरऑल एक व्यू पॉइंट था पोइम का। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए यकीनन हमने स्टेंजास में से स्टार्ट लेना होता है। In the storms of the shrills of armed smoke and the drills, all were scarred, burnt and afraid, powerless and helpless were they made. फर्स्ट वन स्टेंजा है, सिनोनिम्स को देख लेते हैं। हुआ क्या है, सुबह 8 बजे के करीब 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर स्टॉर्म ब्लास्ट किया। स्टॉर्म मीन रोर आउट, क्राई, आउटबर्स्ट, ब्लास्ट, ब्लास्ट कर दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब, और बॉम्ब का जब ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, श्रिल्स होती है वहां पे। श्रिल्स मीन हाई पिच्ड साउंड होती है, ईयर डेफनिंग आवाज पैदा हुई ब्लास्ट की। ऑफ आर्म्स, आर्म्स मीन वेपर, गन, बॉम्ब। वो जो बॉम्ब था उसका नाम क्या था? अ लिटिल बॉय। अ लिटिल बॉय जो बॉम्ब था उसकी तेज आवाज
पैदा हुई और उसके ब्लास्ट होने के साथ ही हर तरफ फायर फ्लेम और स्मोक था एट द ड्रिल्स। और ये जो प्रैक्टिस थी अमेरिकन्स की बॉम्ब को ब्लास्ट करने की, ये सबसे हॉरिबल प्रैक्टिस बन गई उस वक्त, क्योंकि जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ सारा का सारा शहर तबाह बर्बाद हो गया। सारी बिल्डिंग्स भी टूट फूट गई, सारा उनके जो स्कूल के बच्चे थे, स्कूल्स की इमारत थी, कारोबार था, हर चीज खत्म हो गई। ऑल वर स्कार्ड, जितने भी लोग थे वहां पर, जितनी भी लिविंग क्रीचर्स थी, स्कार्ड थी। स्कार्ड भी वुडेड थी, इंजर्ड थी, कुछ डेड हो गए, कुछ वुडेड हो गए, बर्ड थे। जाहिर है फायर फ्लेम होती है, ब्लास्ट के रिजल्ट के तौर पर जब फायर होती है तो बर्निंग इफेक्ट होता है। स्कॉच थे, चार थे, जो लिविंग क्रीचर्स थी उनकी स्किन, उनकी बॉडीज बर्न हो गई थी एंड अफ्रेड, और वो बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग कंडीशन में चले गए। खौफ था, डर था सारे इलाके के अंदर। पावरलेस एंड हेल्पलेस वर दे मेड, उनको इतना ज्यादा पावरलेस, हेल्पलेस, वीक बना दिया गया था। मतलब वो स्टंट थे, पैनिक थे, उन्हें बिना बताए ही अटैक किया गया था। वो तो जानते ही नहीं थे कि इतनी हॉरिबल सिचुएशन वो फेस करेंगे। तो ये हमारे पास मेन आइडिया था जिसको हमने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। तो अब एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। In this stanza, the poet has painted a very pathetic picture of the people of Japan. Pathetic mean miserable. बड़ी ही miserable, बड़ी ही डिस्टर्बिंग पिक्चर उसने जापानीज की पेश की है। द वाइल्ड पैशन ऑफ अलाइड फोर्सेस, अलाइड फोर्सेस का वाइल्ड, वाइल्ड मीन इनह्यूमन, जो एक एगर एनोइड उनका एक्शन था, ब्रॉट डेथ टू द इनोसेंट सिटीजन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, उनकी वजह से हिरोशिमा नागासाकी के लोगों को डेथ फेस करना पड़ी। दे फेल्ट देमसेल्व्स हेल्पलेस अमिड्स द रोरिंग ऑफ गन्स, ये जो गन्स बॉम्ब की ब्लास्ट के रिजल्ट के तौर पर साउंड थी, इसने उनको बहुत ज्यादा हेल्पलेस बना दिया था। सबके सब हेल्पलेस हो गए थे। दे वर मेड अफ्रेड एंड हेल्पलेस, बहुत फियर था वहां पे, बहुत थ्रेटनिंग कंडीशन थी। दे वर इंजर्ड एंड बर्न्ड अलाइव, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन डिडंट स्पेयर एनीबॉडी। इट वाज अ हॉरिबल मैसअप ऑफ जापानीज, मैसअप कहते हैं ब्लड शेड को। ये बहुत ही ब्लडी किस्म की फाइट थी जो जापानीज को फेस करनी पड़ी, और वो भी विदाउट एनी डिसीजन, without any expectation. Everyone was in a miserable and wretched condition. They were unable to do anything to avoid this fierce attack. जाहिर अटैक हो चुका था, वो इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे। The poet uses cacophonic auditory images of storms, shrills and drills to the feelings of chaos and destruction caused by the nuclear weapon. ये जो न्यूक्लियर अटैक हुआ उसके रिजल्ट के तौर पर बहुत ज्यादा वहां पे खौफ था। द पोइट कंडेम्स वॉर अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, पोइट जो है वो कंडेम करता है, क्रिटिसाइज करता है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, क्लैश हो नेशंस का, लोगों को मिल बैठ के उसको रिजॉल्व करना चाहिए, मगर वॉर नहीं इम्पोज करनी चाहिए। इट मस्ट बी अवॉइडेड एज इट ब्रिंग्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, वॉर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसके रिजल्ट के तौर पर सिर्फ डेथ होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा द पोइट अर्जिस मोटिवेट्स फॉर अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, पोइट कहता है कि इस दुनिया को पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप वॉर को अवॉइड करना शुरू करें। तो हमारे फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन मैंने करवा दी है, नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मैं मूव कर रही हूँ। एक बच्चे ने अपना माइक अनम्यूट किया था, तो लेट मी चेक कि वो कोई नया बच्चा, नॉट एट ऑल न्यू, कोई नहीं है, सेम वही पहले वाले स्टूडेंट्स है। सो इट मीन्स के जल्दी से फिर अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। Woeful were all the hills, wasteful were all the grills, none to share their mourns, none to lessen their groans. नेक्स्ट stanza हमारा आ गया। वोफुल, वोफुल क्या है? मोurnful, sorrowful, यानी बड़ी चीखों पुकार, रोना, तकलीफ, और ये ज्यादातर लोग करते हैं, मगर यहाँ पे कौन कर रहे हैं? हिल्स, लोग तो डेड हो गए थे, क्रिपल्ड थे, और जो हिल्स है, माउंटेन्स है हिरोशिमा और नागासाकी के एरिया में, वो भी सॉरोफुल है। जैसे हम कहते हैं ना कि मौसम बड़ा सोगवार है, माहौल बड़ा सोगवार हो गया था किसी तकलीफ पर। इस तरह से ना सिर्फ कि वो लोग तकलीफ में, बल्कि वहां पे जो हिल्स है, माउंटेन्स है, they were also presenting a very sad picture.
वेस्टफुल वर ऑल द ग्रिल्स, वेस्टफुल मतलब डिस्ट्रॉय, हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, तमाम ग्रिल्स, ब्रॉयलर्स, बर्नर्स, चूल्हे क्या, खाना पीना क्या, अमारात क्या, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, वेस्ट हो गया। और इतनी तकलीफ थी वहां पे, लेकिन नन टू शेयर देयर मोड्स। वहां पे जो लोग तकलीफ में है, जो क्रिपल्ड है, कोई डिसेबल्ड है, कोई इंजर्ड है, बर्ट है, वो बेचारे वीपिंग शाउटिंग, वो शाउट तो कर रहे हैं, और लेकिन उनकी जो मोन्स है, मोन्स में लेमेंट्स है, वेल्स है, जो उनकी चीखो पुकार है, उसको शेयर करने वाला, उनको तसल्ली देने वाला, कंसोल करने वाला वहां पे कोई भी नहीं था, क्योंकि सब एक ही जैसी तकलीफ में थे। नन टू लेसन, लेसन में डिक्रीज देयर ग्रोन्स, उनकी मिनिमाइज भी नहीं कोई कर रहा था, उनको सिंपथाइज भी कोई नहीं कर रहा था, उनके लिए कोई कंसोलिंग वर्ड्स भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि ना तो वो लोग एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे, क्योंकि वो सब एक ही जैसी तकलीफ में थे। और बाहर के जो लोग हैं, जो बाहर के अदर कंट्रीज है, वो भी नहीं आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हर कोई अमेरिका से डर रहा था, उनको लग रहा था कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ये ना हो कि अमेरिका उनको भी ऐसे ही न्यूक्लियर एटॉमिक वॉर का हिस्सा बना दे। ये बिल्कुल वैसी वैसी कंडीशन है ना, जैसी आजकल पैलेस्टीनियन के साथ है, कि पैलेस्टाइन में इतना ज्यादा इसराइलियों ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन जितने मुसलमान कंट्रीज है, हम सब, बल्कि हम हमारे समेत, हम सब में से कोई भी उनको कंसोल नहीं कर रहा, कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज मिल जाए तो इसराइलियों की क्या मजाल है कि वो उनकी तरफ नजर उठाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तकलीफ का वक्त आता है तो लोग साथ नहीं देते, और यही वो पैनिक सिचुएशन है जिसको इस स्टैंजा के अंदर पोइट ने पोर्ट्रेट किया है। इसका मतलब ये है कि चाहे माजी का वक्त था या आज का वक्त है, जितनी भी मॉडर्निज्म है, जो एडवांसमेंट है, हम आज भी उतने ही अपनी मॉरल वैल्यूज पे डाउन है जितने माजी में थे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, पिछली सेंचुरी में। अब सेंचुरी आगे आ गई है, लेकिन आप देखिए हालात हमारे आज भी वैसे के वैसे हैं। In this stanza, the poet describes the devastated picture of the two cities of Japan. There was nothing but gloomy and deserted hills. बहुत gloomy, बड़ी mournful hills थी, mountains थी. Everyone became the victim of that ruthless attack. Ruthless, very brutal, cruel. ये जो जितना cruel attack वहां पे किया गया था, हर चीज उसका victim हो गई थी. Nobody was left alive to share the pains of the people. वहां पे जो लोग जिंदा भी थे, कुछ तो डेड हो गए थे मोस्टली, जो जिंदा थे वो खुद इतनी पेन में थे कि वो किसी दूसरे को की पेन को रिलीफ नहीं दे सकते थे, उसको तसल्ली नहीं दे सकते थे। Everyone was crying with severe pain. Even the mountains and surroundings seemed to mourn over the mass devastation. Public ये जो जितना mass wide range public devastation या destruction थी, उसपे को पहाड़ भी पर माहौल भी बड़ा सुगवार था. All the landscape was changed. सारी जो जमीन और जो पहले प्लेन एरियाज थे, गार्डन्स थे, वो चेंज होके डिस्ट्रॉय हो गए थे. Looked gloomy, हर चीज सैड थी. Even the restaurants, buildings seem to condemn this brutal and cruel act of power-drunk people. ये जो अपनी पार, अपने ताकत के नशे में ड्रग किए हुए अमेरिकन पीपल थे, उनके इस ब्रूटल क्रूअल एक्शन पर पोइट और तमाम लोग जो है वो कंडेम्ड और क्रिटिसाइज करते हैं. एवरीवन वाज अंडरगोइंग द सेम एगनाइजिंग कंडीशन. एगनाइजिंग मीन पेनफुल, सबकी कंडीशन सेम पेनफुल थी, कोई किसी को तसल्ली दिलासा नहीं दे सकता था. नोबडी वाज हेल्दी एंड एक्टिव, क्योंकि कोई हेल्दी एक्टिव वहां पे रहा ही नहीं था. Everyone was the victim of attack and could not do anything to decrease the pain and pangs of others. दूसरों की पेन को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था. They were in a wretched condition and could not console one another. वो एक दूसरे को बिल्कुल कंसोल, पैसिफाई, तसल्ली नहीं दे पा रहे थे. और the auditory image of groan and moan convey the feelings of intense pain suffered by Japanese people. जापानीज को उस वक्त बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, इतने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, और ये सारा कुछ किस वजह से करना पड़ा, क्योंकि अमेरिकन जैसे जो क्रूअल नेशन है, उन्होंने उनको उन पर अनडिक्लेयर्ड अटैक किया था.
थर्ड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट टू स्टेंजास की एक्सप्लेनेशन कल के दिन में आप रेडी करेंगे। थर्ड वन के हम सिनोनिम्स तो देख लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब आपके लेक्चर का टाइम इतना बचा हो कि हम उसमें से कंप्लीट उसको एक्सप्लेनेशन में ले सकें। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके सिनोनिम्स देख लेंगे। द फ्लावर्स फ्लेवर्स ऑल स्मैश्ड। जितने भी फ्लावर्स थे, गार्डन्स थे, उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी ब्यूटी, सब डिस्ट्रॉय हो गया। फ्लेवर्स का ताल्लुक होता है टेस्ट से, यानी जितनी भी कोई टेस्टी चीजें थी, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, एडिबल्स है, वो भी सब की सब क्या हो गई, स्मैश्ड हो गई। स्मैश्ड मीन शैटर्ड, ब्रेक, डिस्ट्रॉयड, बर्ड, क्रश्ड एट ऑल टेस्ट। जितने भी लोग हैं वो बर्ड है, उनकी स्किन बर्न हो गई है, क्रश्ड है, आई मीन दे आर ग्राउंडेड एट ऑल डैश्ड, डिस्ट्रॉयड बैडली बाय द रिजल्ट ऑफ द अटैक। एंड ऑल पास्ट, ऑल भी जितने भी जापानीज वो उन शहरों में रहने वाले लोग थे, पास थ्रू, दे एक्चुअली पास थ्रू द ग्राइड। ग्राइड कहेंगे ट्रवेल को, डिस्ट्रक्शन को। उन्हें ये डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ी। ऐसी जबरदस्त किस्म की डिस्ट्रक्शन थी, इतनी ज्यादा वो सीवियर अटैक था, लिविंग देयर नथिंग बिहाइंड, कि कुछ भी बाकी नहीं बचा। ना अमारात, ना लोग, हर चीज जो है वो डिस्ट्रॉय थी, डैमेज थी, सिवाय लोगों के, शरीक्स के और शाउटिंग के, जो कि थोड़े बहुत बच गए थे, डिसेबल्ड थे, वुडेड पेशेंट्स थे। सिवाय उनकी चीखों पुकार के और कोई चीज वहां पर नहीं बची थी।